नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्शी शेख और आप देख रहे हैं CTV हेल्प डेस्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्प डेस्क ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं। पिछले हफ्ते जो हमने विषय लिया था वो था पेनलेस डिलीवरी और नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। और आज जो हमने विषय चुना है वो है रेस्ड ब्लड शुगर इन प्रेगनेंसी, यानी कि जिनको शुगर है, जो डायबिटिक महिलाएं हैं, उनके संबंध में, प्रेगनेंसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में एक बार फिर हमारे साथ है डॉक्टर अनन्या दीक्षित। तो डॉक्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्प डेस्क में। तो डॉक्टर, हमें ये बताइए कि हम हमेशा देखते हैं कि शुगर जो है वो बड़े लोगों को, बुजुर्गों को ही हमेशा होता है, तो इसके क्या टाइप्स है और किन किन लोगों को हो सकता है? डायबिटीज़ एक आपको पहले से हो सकता है जो प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुआ, या फिर हो सकता है कि पहले से आप डायबिटिक हैं और अब आप प्रेग्नेंट हुए, आपका डिटेक्शन पहले हो चुका था, अब आप प्रेग्नेंट हैं। थर्ड है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता चल रहा है कि आपको डायबिटीज़ है, पहले कभी था नहीं, आपने टेस्ट कराया था, आपका सब कुछ नॉर्मल था, यू वर श्योर कि पहले कुछ नहीं था। सो ये तीन अलग अलग हमारे पास सिनेरियो हैं। तो प्रेगनेंसी में कैसे डायबिटीज़ हुआ? पहले हुआ तो मैं समझती हूँ कि आपकी डाइट अच्छी हैबिट्स नहीं थी, ईटिंग हैबिट्स ख़राब थी वगैरह, लेकिन जिसका सब कुछ पहले नॉर्मल था उसको प्रेगनेंसी में कैसे हुआ? तो इसकी शुरुआत होती है कि प्रेगनेंसी में हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो धीरे धीरे ग्रेजुअली राइज होते हैं और अराउंड 24 वीक्स वो अपने पीक में पहुंच जाते हैं। उस वक्त हम आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं शुगर के। वो टेस्ट हम रिपीट करते हैं आखिरी में। वो टेस्ट हम जब पहली बार हमारे पास प्रेग्नेंट पेशेंट आती है हम तब भी कराते हैं। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि शुगर का टेस्ट मेरे से क्यों करा रहे हो, मेरी तो कभी कोई शुगर नहीं बढ़ी रही। लेकिन प्रेगनेंसी में मैं आगे जाके उसे कहूँ कि आपको डायबिटीज़ है जब वो हार्मोन पीक वैल्यू में पहुँच जाए, उसके पहले जब वो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग, मतलब धीरे धीरे जब वो बढ़ना शुरू हो रहा है, तब भी मुझे उसका इफेक्ट चाहिए होता है बॉडी में। इसलिए हम दो अलग अलग समय में आपकी ब्लड शुगर की टेस्ट करते हैं। इस तरीके से ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, आप इस बारे में गूगल करिएगा, आपको उसके बारे में पता चलेगा, आप इसके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा। ये प्रेगनेंसी का वन ऑफ दोज हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ता है और फिर शुगर का उससे हमें कनेक्शन पता चलता है। अब हमारा सेकेंड सिनेरियो है कि आप पहले से डायबिटिक थे और अब प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस आएगा? पहली बात, आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए आप प्रेग्नेंट हो उसके पहले। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल रहेगी तो आपको प्रेग्नेंट होने में तकलीफ़ होगी। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर मिसकैरेज नहीं होते हैं तो बच्चे में मैलफॉर्मेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी शुगर बढ़ती है। थर्ड, मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि पहले से आप डायबिटिक हैं या नहीं है आपको पता नहीं था। प्रेगनेंसी में आके जब आप मेरे पास आते हैं तब मैं आपके फर्स्ट विजिट पे टेस्ट करती हूँ। मैं आपके, जैसे मैंने बताया, 24 वीक्स पे भी रिपीट शुगर करती हूँ, आखिरी में शुगर करती हूँ। आप मेरे पास आते हो तब मुझे पता चलता है ब्लड शुगर रेज्ड है। इस सिनेरियो में भी सेम चीज़ बैठती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी के पहले हेल्दी रखिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी रखिए। अगर आप टेस्ट अभी तक नहीं कराए हैं तो आप करा लीजिए सिंस यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। अच्छा डॉक्टर, अभी जो हम सोशल मीडिया पे ज़्यादातर सुन रहे हैं डायबिसिटी, तो उसका समझाइए क्या है? डायबिसिटी दो वर्ड्स का मिश्रण है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी। मतलब आपको मेरे बोलने से ही समझ रहा है कि वो ओबीस लोग, मोटे लोग जिन्हें डायबिटीज़ हुआ है, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। हमारी कंट्री एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। हमारा खान पान, हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस, उन सब का मिश्रण से हमें एक कंक्लूजन मिला है कि ये सब चीज़ें हमारी जैसी रही हैं अभी तक। उन लोगों में ओबेसिटी होना और डायबिटीज़ होना बहुत कॉमन है। डायबिसिटी वर्ड मेनली हमारे लिए यूज़ किया गया था, बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसका शुरुआत हमसे हुई थी। इसलिए हमारी जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि कोई डिसीज़ है या नहीं उसका ढूंढना तुम्हारे इसमें। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी डिसीज़ेस होती हैं, उतनी पूरी लिस्ट को मैं नहीं ढूंढती हूँ। मैं प्रेगनेंसी में चुनिंदा इन्वेस्टिगेशंस करती हूँ। शुगर की इन्वेस्टिगेशंस में से एक इन्वेस्टिगेशन है जो हर महिला की होती है, भले ही तुम मोटे हो, पतले हो, तुम्हारे घर में कभी डायबिटीज़ रहा हो, नहीं रहा हो, तुम्हें पहले शुगर था, नहीं था, अब है, नहीं है, ये सब में की जाती है टेस्ट, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन में डायबिटीज़ बहुत है। अच्छा, HbA1c का क्या मतलब होता है? HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। जब हम शुगर की टेस्ट कराते हैं
आपने ऐसा सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि खाली पेट शुगर का टेस्ट कराइए, खाने के 2 घंटे बाद कराइए। फिर एक रैंडम शुगर होता है जिसके पहले आपने एटलीस्ट 3 घंटे पहले तक खाना ना खाया हो ऐसा। एक प्रेगनेंसी में शुगर का टेस्ट होता है GCT, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज का चैलेंज दिया जाता है बॉडी को, और फिर बोला जाता है कि ये शुगर कैसे बॉडी में एक्ट कर रही है, कैसा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, उसका टेस्ट करते हैं। अब HbA1c एक ऐसी शुगर है, ये सब आपकी इमीडिएट फैक्टर्स हो गए ना, सुबह की खाली पेट, खाने के तुरंत बाद की, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का ऐसा मेजर बता रहे हैं। HbA1c एवरेज निकालता है आपके पास 3 मंथ्स का। आज आपने खाया कैसा भी होगा, कल रात को आपने नहीं खाया होगा, आज आपने बहुत ज़्यादा खा लिया होगा, तो HbA1c की वैल्यू उससे चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म जो भी जैसा शुगर मैनेज हुआ है ना बॉडी का, पिछले लास्ट 3 मंथ्स में जो भी मैनेज हुआ है उसका एवरेज निकालता है और वो हमारे सामने आता है। सो वो हमें पता चल जाता है कि आपके लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स या फिर आपकी बॉडी में जो पैथोलॉजी चल रही है वो अभी 1-2 दिन से आपका ज़्यादा खाने पीने से नहीं हुई है, वो लंबे समय से चल रही थी, बॉडी उसको कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा था। तो एक प्रकार का टेस्ट है, एक प्रकार का ही ब्लड टेस्ट है, यस, खून की जांच से हमें पता चलता है। सो इसलिए HbA1c भी हम साथ में इंक्लूड करते हैं। इवन शुगर की जब हमें मॉनिटरिंग करनी रहती है, आपने देखा होगा दवाई शुरू करने के बाद डॉक्टर्स फिर से आपका HGT टेस्ट करते हैं, बोलते हैं ये वाला आप घर में ही शुगर की टेस्ट कर लेना मशीन से, या फिर एडमिट होते हैं तब करते हैं। HbA1c की जांच हम हर रोज़ या फिर हर महीने नहीं करते, हम उसकी जांच हर 3-3 महीने में करते हैं, क्योंकि हमें एवरेज जानना है पास 3 मंथ्स का, ऐसा है। अच्छा, जिनको ये समस्या है क्या उनका मिसकैरेज हो सकता है, संभावना होती है? अगर लेवल ज़्यादा हो तो HbA1c का लेवल ज़्यादा हो तो कट ऑफ होता है 6। अगर किसी का 7 तक है मतलब वो डायबिटिक है, 6 से ऊपर डायबिटिक है। अगर आपका 11 के ऊपर है तो आपको प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन है आपके इसमें प्रेगनेंसी में और बढ़ जाएगा, आपके ऐसा इतना गंदा वैल्यू चलता रहेगा HbA1c का, तो आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आएंगे। अगर प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है तो, नहीं बढ़ती है तो पहले अबॉर्शंस हो जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे महीने में। जिसे नहीं पता कि उन्हें शुगर है और प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद प्रेग्नेंट हो गए तो इसलिए तो जब पहली बार पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, पहले महीने में आए या फिर बोले कि इस महीना पीरियड नहीं आया, लास्ट मंथ इस डेट तक पीरियड आ गया था, हम तुरंत उसके जो टेस्ट कराते हैं शुगर प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें हम शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सब इंक्लूड करते ही हैं। हम कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है कि आगे देखेंगे, सीधे 24वें हफ्ते में देखेंगे, ऐसे नहीं करते। जो अभी होने है वो अभी होने ही है, 24वें हफ्ते में रिपीट होना है, हम रिपीट करके देखेंगे। आपके हो सकता है ना ग्रेजुअली राइजिंग हार्मोन्स के कारण आपकी पहले से अनकंट्रोल्ड हो और अब वो थोड़ा सा राइज हो गया हार्मोन, तो आपकी शुगर और ज़्यादा बढ़ गई, ये भी तो हो सकता है। इसलिए हम शुरू से करते हैं। अब ये जो मिसकैरेज की बात हुई, हमारे जो पहले 3 महीने में मिसकैरेजेस होते हैं वो मैक्सिमम वो मिसकैरेज होते हैं जिसमें कोई अनॉमली हो, बच्चे में कोई ख़राबी थी, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी थी, नेचर ने उसको अपने आप हटा दिया। ऐसा देखा गया है कि जिनकी शुगर ख़राब रहती है, जिन पेशेंट्स की, उनमें 30% चांसेस बढ़ जाते हैं ख़राब बच्चे होने के, जेनेटिकली एबनॉर्मल होने के बच्चे एबनॉर्मल होने के चांसेस इनमें पेशेंट से बढ़ जाते हैं। तो जो इंसान में बाई चांस कोई जेनेटिकली एबनॉर्मल चाइल्ड हुआ था इसलिए उसका अबॉर्शन हो गया, और यहाँ पे 30% चांस बढ़ गया है, और आपका अबॉर्शन होने के भी इसलिए चांसेस बढ़ गए हैं, मतलब कि कंजेनिटल एनॉमली होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। सो ऐसा कनेक्शन है मिसकैरेज का और ब्लड शुगर्स का। अब आप मानिए कि ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, मैंने उसका मॉनिटर किया, शुगर ख़राब निकला, मैंने उनसे दवाइयाँ दी, दवाइयों पे वो कंट्रोल है, दवाइयों पे कंट्रोल है तो उसकी दवाइयाँ मैं चलाती रहूँगी जब तक डिलीवरी नहीं होती है, डिपेंडिंग उनका ब्लड शुगर कैसा है। ब्लड शुगर के हिसाब से मैं उनकी इंसुलिन या फिर मुँह से खाने वाली मेडिकेशन से उसका डिसीजन लूँगी। साथ में उसकी डाइटरी हैबिट्स भी मॉडिफाई करूँगी, शुगर मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, ऐसी चीज़ें मैं उनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें भी बढ़ाऊँगी। एक्सरसाइज कैसी करनी है प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब बताऊँगी। अब ये प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इनकी शुगर मॉनिटरिंग चलती रहती है। आप पहली बार आ गए डॉक्टर के पास, दिखाया और आपने देखा कि कोई तकलीफ़ नहीं है, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, और फिर आप डायरेक्टली 5वें-6ठे महीने में आए, ऐसा मत करिए, बीच में आके दिखाइए। अगर आपके शुगर्स 5वें महीने में नॉर्मल आती है तो भी अपनी रेगुलर डॉक्टर की विजिट्स रखिए। आपके डॉक्टर टाइम टू टाइम आपके टेस्ट बदलते हैं, आपका
इन्वेस्टिगेशंस बदलते हैं और आपको किस तरीके से आगे मॉनिटर करना है वो हमेशा बताते रहते हैं। आपकी डाइट हो, फिर वो आपकी प्रेगनेंसी एक्सरसाइज हो या फिर आपकी मेडिकेशंस हो, दे कीप चेंजिंग इन एवरी ट्राइमेस्टर। अब समझिए ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, फुल टर्म प्रेगनेंसी यानी कि 8वें 9वें महीने में आ जाती है। इस वक्त भी ऐसा नहीं है कि मैं 24वें हफ्ते के बाद इनकी शुगर मॉनिटर नहीं करूँगी, शुगर तो मॉनिटर करूँगी, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो मॉनिटर करूँगी। जैसे मैं देखूँगी बच्चे की ग्रोथ कैसी है। तो डॉक्टर ये तो हमने देख लिया कि मदर के ऊपर क्या परिणाम हो रहे हैं, अभी क्या बेबी के ऊपर भी कोई परिणाम होता है इसका? एक तो मैंने बता दिया आपको कंजेनिटल अनोमलीज जिसके कारण मिसकैरेज। दूसरा होता है बच्चा जब पेट में होता है तो उसका जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो होता है इंसुलिन। तो बच्चा जब पेट में रहेगा उसका इंसुलिन ज़्यादा बढ़ने के कारण बड़ा साइज़ का रहेगा बच्चा। जब यही बच्चा बाहर आएगा तो इंसुलिन जो पेट में उसका बढ़ा हुआ था अब वो एक्ट करना शुरू करेगा और वो ग्रोथ फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो एक्ट करेगा जो उसके बॉडी में शुगर है उसको कम करने के लिए। तो बच्चे का शुगर तो नॉर्मल ही रहेगा ना ऐसे में, क्योंकि शुगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसको मदर से इंसुलिन ट्रांसफ़र होता है। इस बच्चे को बाहर आने के बाद इसका हमें शुगर मॉनिटर करना पड़ता है तुरंत से। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वैसे ही उसका मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि इंसुलिन जब ज़्यादा होता है तो वो नॉर्मल शुगर पे भी एक्ट करेगा, तो बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक होना शुरू होगा। मतलब ये होगा कि बच्चे का शुगर जितना नॉर्मल होता है उससे कम सब नॉर्मल लेवल में आना शुरू होगा। अब शुगर जब बॉडी में कम होगा तो क्या होगा? डिजीनेस होगी, मतलब चक्कर आएंगे, पसीना निकलना शुरू होगा, थकावट रहेगी, ब्रेन में शुगर कम जाएगा, ब्रेन हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, उसके कारण ब्रेन का फंक्शन ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। सेम उसी मैकेनिज्म से जैसे कि अडल्ट के बॉडी में होता है मैकेनिज्म। इसलिए इन बच्चों का मॉनिटरिंग हमें ज़रूरी है प्रेगनेंसी में और उसके बाद भी। मतलब मदर से बच्चे को शुगर नहीं होगा, मदर से बच्चे को इंसुलिन ट्रांसफ़र होगा जिसके कारण उसका साइज़ बढ़ेगा। अच्छा। बच्चे को शुगर है या नहीं है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फिजियोलॉजी है, तो उसका मॉनिटरिंग हमें बस रखनी होती है और देखना होता है कि हाउ इज़ द बेबी प्रोग्रेसिंग। बेबी डायबिटिक है या नहीं है उसका रिलेशन मदर के डायबिटिक स्टेटस से नहीं होता है, दैट्स वेरी रेयर। कोई हार्मोनल डिसऑर्डर जिससे आगे चल के हो सकता है प्रेगनेंसी में शुगर वगैरह बढ़ सकता है? पीसीओ मोस्ट कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस सिंड्रोमिक डिसऑर्डर के चलते आपकी ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों में इम्बैलेंस होता है, दोनों बढ़ते हैं और इसके पेशेंट्स आगे जाके प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होना या फिर आगे इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, प्रेगनेंसी में नहीं लेकिन जब वो जैसी एज होना शुरू करते हैं उस दौरान इनको बाकियों के कंपैरिजन में इनके चांसेस डायबिटीज़ होने के, बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी डायबिटीज़ होने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए पीसीओ के पेशेंट्स को हम मेटफॉर्मिन में शुरू करते हैं। पीसीओ के पेशेंट्स को हम इतना एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करते हैं कि भले ही वो लीन टाइप ऑफ पीसीओ या फिर थिक टाइप ऑफ पीसीओ हो, दोनों के पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप अपना चलना फिरना एक्सरसाइज ये रखें, जिससे आपको इस वक्त आपकी शुगर कंट्रोल है, आगे जाके आपके होने के जो चांसेस हैं वो हम थोड़ा और कम करें। ये नहीं कि अगर आप ये सब करोगे तो आपको बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं नेग्लिजिबल कर दे रही हूँ आपका अमाउंट आगे जाके डायबिटीज़ होने का या फिर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपके चांसेस कम कर सकती हूँ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकती हूँ इफ़ आई गो थ्रू दैट मैनर। डॉक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। नेशनल हेल्थ मिशन ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए थे हमारे देश की प्रगति के लिए, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, डाइटरी हैबिट्स को कैसे बेहतर किया जाए, स्कूल में बच्चों को कैसे उनका माल न्यूट्रिशन को कम किया जाए। तो उसमें से ऐसे बहुत सारी चीज़ों में से एक था कि प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर होती है उसको कैसे स्क्रीन किया जाए। सो प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर बिगड़ती है, जो प्रेगनेंसी के अलावा शुगर के टेस्ट होते हैं उन सब का करना। सो इसमें हमने डिपस्टिक टेस्ट किया था, ये बेड साइड टेस्ट है, ईज़िली अवेलेबल है, ईज़िली अफोर्डेबल है, इसके लिए आपको लंबा समय नहीं लगता है, तुरंत पता चलता है इसका रिज़ल्ट। सेंसिटिविटी उतनी नहीं है जितनी बाकी टेस्ट की होती है, लेकिन इट इज़ प्रेटी रिलायबल। सो ये हमने टेस्ट का इंट्रोडक्शन तब किया और ये हम करते हैं बेड साइड में। आपके यूरिनरी कीटोन्स, आपके यूरिन में कैसे जो भी तत्व शुगर के, प्रोटीन्स के जो अब तक नहीं निकलने चाहिए थे, आपके डिसऑर्डर के कारण जब वो आते हैं तो हम
उसका टेस्ट करते हैं डिपस्टिक के थ्रू। एक कप में यूरिन लेते हैं, उसमें डिपस्टिक करते हैं और फिर उसका टेस्ट देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कितने शुगर है, कितना प्रोटीन्स है, उसका कलर चेंज हम वैसे बताते हैं। डॉक्टर, एक सवाल है कि किसी महिला को शुगर है और बहुत ज़्यादा है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन कोई नॉर्मल डिलीवरी का नहीं है कोई ऑप्शन, लेकिन क्या उसकी सीज़र होगी तो कैसे होगी? हो सकती है, हर किसी की हो सकती है। सो मैं आपको बताती हूँ, अगर इस पेशेंट की नॉर्मल हो या सीज़र हो, इसकी शुगर मॉनिटरिंग चलेगी। इनका मैं देखूँगी घाव कैसा भर रहा है। अगर आपका शुगर बिगड़ा हुआ है तो आपके घाव भरने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपका हॉस्पिटल से थोड़ा ज़्यादा हो अगर शुगर ज़्यादा बिगड़ा हुआ है बाकियों की कंपैरिजन। और एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको मैं अलग से शेयर करती हूँ इस बारे में, कि जिसका शुगर होता है उसका सीज़र ही होता है। ऐसा नहीं होता है। आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस है, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है तो विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नहीं हो सकता है तो शुगर हो या ना हो मैं आपका सेक्शन करूँगा। शुगर से उसका रिलेशन नहीं रहता है। लेकिन हाँ, पोस्ट ऑप आपका नॉर्मल हो या फिर सेक्शन हो, आपका पोस्ट ऑप शुगर मॉनिटरिंग में रखूँगी। आपका घाव कैसा भर रहा है उसको मैं, जिनको शुगर है उनके इसमें ज़्यादा ध्यान दूँगी। अब ऐसे पेशेंट्स का ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई क्योंकि वो डिलीवरी रिलेटेड शुगर था तो डिलीवरी के बाद आप छोड़ दें सब कुछ। आपका डिलीवरी के बाद भी शुगर मॉनिटरिंग चलेगी। अगर आप इंसुलिन पे हैं, अगर आप मुंह से खाने वाली दवाइयों पे हैं तो उसको टेपर करके कब बंद करना है ये मैं डिसीजन लूँगी। अगर मैं बंद कर चुकी हूँ तो भी मैं दवाई बंद होने के बाद कैसी शुगर चल रही है उसकी मॉनिटरिंग में रखूँगी। अपने डॉक्टर की विजिट्स अपनी डिलीवरी के बाद एकदम रोक ना दें। आपके पोस्ट डिलीवरी चेकअप्स, आपके शुगर चेकअप्स तब भी चलते हैं। हम धीरे धीरे उसे करके नील करना है, बंद करना है, वो हम देखते हैं आपकी मॉनिटरिंग करके बॉडी की। दैट्स हाउ इट गोज़। किसी महिला को अगर प्रेगनेंसी में शुगर है, उसके बाद में उसकी शुगर नॉर्मल हो चुकी है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस है कि उसको शुगर होने के? अच्छा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी चांसेस है शुगर होने के। इसलिए आपको अब, क्योंकि पहले से आपको पता था कि आपको एक प्रेगनेंसी में हो चुका है, सो आपकी मॉनिटरिंग मैं प्रेगनेंसी के बाद नहीं शुरू करूँगी। मैं शुगर आपके प्रेगनेंसी के तुरंत पहले भी देखूँगी और प्रेगनेंसी के दौरान भी शुरू रखूँगी आपकी मॉनिटरिंग। ये भी हो सकता है कि आपको पिछले प्रेगनेंसी में थी शुगर लेकिन इस प्रेगनेंसी में नहीं है, आपका एकदम बराबर चल रहा है शुगर। सो ऐसा 100% चांसेस नहीं है कि अगर आपको पिछले प्रेगनेंसी में तो 100% इस प्रेगनेंसी में भी होगा ही, बट डेफिनेटली अदर पेशेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। पिछले एपिसोड में जो हमने पेनलेस डिलीवरी के बारे में चर्चा की थी उसमें हमें दर्शकों द्वारा कुछ सवाल आए हैं। तो डॉक्टर, सवाल ये है कि चंद्रपुर में पेनलेस डिलीवरी का है क्या सुविधा कुछ? हाँ, चंद्रपुर में पेनलेस डिलीवरी की सुविधा है। इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी पेनलेस डिलीवरी हुई है चंद्रपुर में ही। सो आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से एक बार बात करनी होगी, अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या उनके हॉस्पिटल में इसकी सुविधा है क्या। अगर किसी को आप तक पहुँचना है तो आप तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल आ सकते हैं। मेरा बालाजी हॉस्पिटल है। बालाजी हॉस्पिटल में 24/7 मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जस्ट सामने है बालाजी हॉस्पिटल, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं वहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ। कौन राइट कैंडिडेट है पेनलेस डिलीवरी का, जैसे मैंने अपने सेशन में बताया था, उस हिसाब से आपको असेस करेंगे और फिर बताएंगे कि आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरा सवाल है डॉक्टर कि 36 साल की एक महिला है जिसको 3 महीने हो चुके हैं प्रेगनेंसी को, 12 साल के बाद उसे जो है बेबी होने का पहला बेबी है उसका, तो उसे ये ऑप्शन लेना चाहिए पेनलेस डिलीवरी का? इनका भी पेनलेस डिलीवरी हो, इनकी पहले तो हम ये देखेंगे कि वजाइनल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन होगा। पहले मैं वैसे रूल आउट करूँगी और फिर मैं सिलेक्ट करूँगी उस कैंडिडेट को कि इनकी पेनलेस डिलीवरी हो सकती है या नहीं। आपकी शादी को 1 साल हुआ हो, 12 साल हुआ हो, उससे डिपेंड नहीं करता है। आपका ऑब्स्टेटिक कंडीशन कैसी है, आप फिट हो या नहीं हो उस डिलीवरी के लिए, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो दर्शकों, हेल्प डेस्क में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। डॉक्टर अनन्या, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्वस्थ रहे तथा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और घर पे रहें। इंडिया में वर्स्ट हिट सिटी अगर कोई कोविड से है तो वो है नासिक, सेकंड है नागपुर। आप जानते हैं चंद्रपुर और नागपुर के बीच में बहुत फासला नहीं है। हमारे लिए अगर कोई केयर सेंटर हम चंद्रपुर से रेफ़र करते हैं ना, तो वो होता है नागपुर का केयर सेंटर। हमारा आना जाना चंद्रपुर टू नागपुर काफ़ी होता है। अगर आप घर पे रहेंगे, आप अपने सारे एहतियात बरतेंगे,
मास्क लगाएंगे, सेफ रहेंगे, तो आपका शहर भी सेफ रहेगा। सेफ रहिए, घर में रहिए। लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ्स। नमस्कार।